In the last lecture, we were discussing about dispersion force or London force. So today, we will discuss about dipole forces. So what do you understand by dipole? Dipole means what? There has to be two poles, and the force between two poles, and that poles are positive and negative charge between the in a particle. So these forces exist between the molecules having परमानेंट डाइपोल. जिन मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल होता है उन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और हर एक पोल पे एक पार्शियल चार्ज जनरेट होता है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर है भाई. ये रेस टू पावर -19 कूलम से ज़्यादा कम होती है. ओके, दिस फोर्स इज स्ट्रोंगर देन लंडन फोर्स. जो हमने डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्स पढ़ा उससे कम होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स, बट वीकर देन आयन आयन इंटरेक्शन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्शियल चार्ज. बट जो आयन आयन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनसे वीक होता है क्योंकि आयंस आयंस में ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस. Okay, you can see here in case of hydrogen chloride, the chlorine is more electronegative than a hydrogen, then it can attract the shared pair of electron towards itself, so produce a partial negative charge, and there is partial positive charge on hydrogen. So another molecule of HCl can bond with this particular HCl, can make a force, not a bond, it's a force, that intermolecular force, and this is known as dipole dipole forces. Okay, next is the dipole dipole forces are attractive force, और जो डिक्रीज होता है जैसे जैसे डिस्टेंस डाइपोल्स में बढ़ती है. भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस या इंटरेक्शंस जो है पार्टिकल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स वो डिक्रीज होता है जिस टाइम हम क्या इंक्रीज करते हैं, डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं. The interaction energy of this force is inversely proportional to distance between polar molecule. अब इंटरेक्शन एनर्जी फोर्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेशन है वो जितने डिस्टेंस है उसके इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी एनर्जी कम होगी. डाइपोल डाइपोल फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन स्टेशनरी पोलर मोलिक्यूल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पोलर मोलिक्यूल, and the dipole dipole force rotating planar molecule is inversely proportional to sixth power of distance between polar molecule. अब भाई अगर आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं और वो स्टेशनरी पोलर मोलिक्यूल है, मतलब जो एक जगह पे स्थिर है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्ड पावर है किसकी, अगर मैं आर डिस्टेंस कंसिडर करता हूँ तो उसकी थर्ड पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बिटवीन रोटेटिंग पोलर मोलिक्यूल, एक तो स्टेशनरी पोलर मोलिक्यूल होते हैं, एक रोटेटिंग पोलर मोलिक्यूल जो ऑलवेज रोटेट करते रहते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर 6 पे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. एज अ नेम सजेस्ट, इंड्यूस्ड मतलब आपने एक में डाइपोल जनरेट करना है, दूसरे में डाइपोल होना चाहिए. ये उन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है जिन मॉलिक्यूल में एक में तो परमानेंट डाइपोल है और दूसरे में परमानेंट डाइपोल नहीं है. ठीक है, एक में परमानेंट डाइपोल है, वो डाइपोल पास में आएगा, वो जनरेट करेगा किसको, चार्ज को, जिसकी वजह से डाइपोल से इंड्यूस होगा दूसरे मॉलिक्यूल में जिसमें पोलर मॉलिक्यूल नहीं है उसमें डाइपोल. द परमानेंट डाइपोल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड डाइपोल ऑन द electrically neutral molecule by creating a deform of its electronic cloud. अब जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था किसी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का, उसके पास अगर हम पोलर मॉलिक्यूल जाते हैं तो वो डेल्टा नेगेटिव उसको क्या कर देता है, उसको भी जो आपका यूनिफॉर्मली क्राउडेड इलेक्ट्रॉन्स थे अराउंड द एटम अराउंड द न्यूक्लियस, उसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर देगा, अल्टर कर देगा. और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है उसमें डिफॉर्म मतलब उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे. दिस इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन डाइपोल मूवमेंट ऑफ परमानेंट डाइपोल एज वेल एज कि वो जो डाइपोल आप यूज कर रहे हो उसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी है.
ओके वो कितना पोलराइज करता है दूसरे मॉलिक्यूल को. You can see here one of the molecule is permanent dipole, another is non-polar. Okay, then this polar molecule can generate the polarity in this non-polar molecule, which is known as dipole and induced dipole forces. Okay, the interaction energy of force is inverse or proportional to 6th power, inverse proportional to sixth power of distance between the molecules. पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी डाइपोल मोमेंट की उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा. ओके, नाउ द काइंड ऑफ बॉन्ड फाउंड इन द मोलिक्यूल्स. नाउ व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? Up till now we have discussed about dispersion force, dipole force and dipole induced dipole forces. We have discussed about 3 forces. First is dispersion or London force, second is dipole induced dipole forces, third is dipole forces. Okay, hydrogen bond is the 4th kind of force of attractions, and that hydrogen bond is what? Hydrogen bond उन molecules में होता है जिनमें जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उनके साथ अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लगा हुआ है. आप एक चीज़ का ध्यान रखना, फोन FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड इन पीरियोडिक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. व्हेन दे कंबाइन विद हाइड्रोजन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल, and that other dipole will, there is a force of attraction. You can say that this is a dipole force, but as in that case hydrogen is attached and hydrogen is involved, and only the fluorine, oxygen, nitrogen can show these type of bonds because the polarity of bond is high due to electronegative difference. इस bond को हम hydrogen bond बोलते हैं. Means what? The polarity generate in that molecule is due to the difference in electronegativity of hydrogen and fluorine. फ्लोरीन अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसकी वजह से डेल्टा नेगेटिव फ्लोरीन पे, डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, और हाइड्रोजन हमेशा इन्वॉल्व होता है बॉन्ड में, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं भाई. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, FON जो है, ये जो एलिमेंट हैं ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करते हैं. द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है भाई हाइड्रोजन के पास के सेल में. अब द सेल नीड्स टू आइदर लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन टू गेट द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम. जिस टाइम हम स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पढ़ रहे थे ना, मैंने आपको डबलेट और ऑक्टेट का रूल बताया था भाई. ड्यू टू दिस रीजन 2 hydrogen atoms share their outermost electrons leading to the formation of H2. अब H2 कैसे बनता है ये हमने डिस्कस करा था. ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ बॉन्ड होता है, यहाँ पे आपके पास ऐसे हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज थर्मल एनर्जी. अब एनर्जी किसी भी पर्टिकुलर बॉडी में या फिर किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में ड्यू टू मोशंस ऑफ इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की वजह से जो होते हैं उसे थर्मल एनर्जी बोलते हैं. बेसिकली थर्मल एनर्जी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी भी. molecules are always in motion, they are not at rest, and if the molecules are always in motion, atom and molecules, so that they generate a specific type of energy that is known as thermal energy, and that thermal energy of a substance is directly proportional to temperature of a substance. It is also defined as measure of average kinetic energy of constituent particle and hence responsible for movement of these particles. Means what? इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, मतलब पार्टिकल्स भी हमेशा मोशन में रहते हैं. तो एक बार ही उस तरफ गया, जो रैंडम मोशंस इसमें दिखाई हुई है इसके हिसाब से, तो इसकी एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी होती है अभी, और ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल एनर्जी बढ़ती जाएगी. ओके, नाउ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल इंटरेक्शंस, और थर्मल एनर्जी बोलोगे आप इसे. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या करते हैं?
मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास रखते हैं। और थर्मल एनर्जी क्या करती है? थर्मल एनर्जी मोशन प्रोवाइड करती है, वो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग रखती है। लेट अस कंसीडर अ मैटर M बी सॉलिड। तो सॉलिड है तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या रहेंगे? हाईएस्ट रहेंगे। और थर्मल एनर्जी क्या रहेगी? लोवेस्ट रहेगी। किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का सॉलिड, लिक्विड और गैस होना, या फिर एलिमेंट का, या फिर आपके पास मॉलिक्यूल का सॉलिड, लिक्विड और गैस होना डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। वन इज IMF, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एंड अनदर इज थर्मल एनर्जी। अगर किसी कंपाउंड में थर्मल एनर्जी मिनिमम है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वो कैसा रहेगा भाई? वो सॉलिड रहेगा। When a matter is to be transformed from solid state to gaseous state, तो हमें थर्मल एनर्जी को क्या करना है? अगर हमने सॉलिड स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट में चेंज करना है गैसियस स्टेट से, तो हमने थर्मल एनर्जी को कम करना है। अगर थर्मल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाएंगे। ऐसे ही जैसे आपने किसी गैस को लिक्विफाई करना है, तब भी आपको थर्मल एनर्जी को कम करना पड़ेगा। इसीलिए जिस टाइम हम किसी गैस को लिक्विफाई करते हैं तो हम उसके टेम्परेचर को क्या करते हैं भाई? रिड्यूस करते हैं, ताकि थर्मल एनर्जी क्या हो जाए? कम हो जाए। यू कैन सी फ्रॉम हेयर gases cannot be liquefied on compression alone. Due to strong intermolecular forces, they can easily liquefy by reducing the thermal energy. थर्मल एनर्जी आप प्रेशर लगाते रहो और थर्मल एनर्जी टेम्परेचर हाई रखो, तो पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहेंगे। जैसे ही टेम्परेचर को कम करोगे, थर्मल एनर्जी को कम करोगे, कंप्रेशन जो है गैसेस का वो हो जाएगा, मतलब गैसेस जो हैं वो कंप्रेस्ड हो जाएंगे। अब इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस जो हैं उनका प्रीडोमिनेंस कैसे होता है? सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस है भाई, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ओके, और थर्मल एनर्जी किस में सबसे ज़्यादा है? गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड में और थर्मल एनर्जी स्ट्रॉन्गेस्ट गैस में। ओके, so next is Boyles Law. This is a very important law which gives us the relationship between pressure and volume if the temperature is kept constant. Okay, pressure और volume में क्या रिलेशन होता है ये हमें रॉबर्ट बॉयल ने दिया। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी प्रेशर बढ़ा दोगे वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ा दोगे प्रेशर कम हो जाएगा। सो प्रेशर अगर हम किसी चीज़ पे बढ़ाते जाते हैं तो वॉल्यूम कम होती जाती है। इसको आप ऐसे देखो, जैसे हमें गैसेस पे प्रेशर लगाते हैं तो वो वॉल्यूम कम होकर वो लिक्विफाई हो जाती हैं। ओके, अगर प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो P हैज़ टू इक्वल टू दिस K1 इज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट जो हम लगाते हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक को बढ़ाएंगे दूसरा कम होएगा। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो एक को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा। ओके, नाउ यू कैन सी that Boyle's law depends upon the amount and temperature of gas. It also depends upon the units of pressure and volume. अगर हमने V1 is the volume occupied at a pressure P1 at temperature T1, then V2 is the volume occupied at P2 pressure and temperature T2. Boyle's law क्या रहेगा भाई? अब मैं अगर V को इस तरफ ले आऊँ तो PV is equal to K1 आ जाएगा, और PV is equal to K1 मतलब PV कांस्टेंट है, और PV कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 VT कांस्टेंट रहेगा भाई। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर PV कांस्टेंट है तो प्रेशर एट अ कांस्टेंट, प्रेशर एट अ टेम्परेचर T1 and volume V1 and another volume V2 and at pressure P2, P1 V1 has to equal to P2 V2 and this is equal to constant. So P1 by P2, P2 को इस तरफ ले आओ, is equal to V2 by V1। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ओके, नाउ इफ यू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, सो प्रेशर जैसे जैसे प्रेशर आपके पास बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम क्या हो रही है भाई? घट रही है। वॉल्यूम घट रही है मतलब आपके पास जैसे जैसे प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है तो इस तरफ आप देखिए वॉल्यूम घट रही है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है। ऐसे ही अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आपके पास प्रेशर बढ़ेगा।
यू कैन सी हेयर यहाँ पे 200, 400 और 600 केल्विन में आपने टेम्परेचर को क्या करा है, इंक्रीज करा है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे पहले वॉल्यूम जो था उससे थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो रिलेशनशिप है प्रेशर वॉल्यूम में वो सेम ही रहेगा। ओके, दिस कर्व कोरस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इन कांस्टेंट टेम्परेचर्स को हम आइसोथर्म बोलते हैं भाई। आइसो का मतलब सेम और थर्म का मतलब टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे जो आपने ग्राफ्स जनरेट करे हैं उसको आप क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स बोलते हैं। ओके, हायर कर्व कोरस्पॉन्डिंग टू हायर टेम्परेचर, यू कैन सी हेयर द कर्व which are having higher volume are at a higher temperature. Okay, now Boyles law represents a straight line. The graph represents a straight line passing through but under high pressure gases from Boyles line there will be no straight line. The significance of that gases became denser at high pressure, means जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं गैसेस जो है बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है। जैसे यू कैन सी हेयर इफ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो ग्राफ पहले जैसा आएगा, लेकिन अगर प्रेशर वर्सेस 1/v प्लॉट करेंगे, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है अभी, 1/v प्लॉट करने पे ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया हमारे पास प्रेशर कम होता गया। अब प्रेशर जिस टाइम हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया उसके बाद आपके पास जो रिलेशनशिप है वो नहीं होता, क्योंकि गैस क्या हो जाती हैं, गैस इकट्ठी हो जाती हैं प्रेशर करने पे, लिक्विफाई हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। सो लिक्विफाइड गैसेस हो जाती हैं वो। ओके, जैसे एलपीजी और सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। From this you can see we can calculate the value of if four things are there, P1 V1 is equal to P2 V2। अगर हमारे पास प्रेशर V1 प्रेशर P1 V1 गिवन है और T1 P1 V1 और P2 गिवन है तो VT कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब चारों में से अगर तीन चीज़ गिवन है तो हम एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने पूछा है कि मिनिमम प्रेशर क्या चाहिए जिस टाइम हमने कंप्रेस करना है 500 डेसीमीटर एयर को एक बार से तो 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, तो ये सेम टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ, एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इनिशियली आपके पास वॉल्यूम कितनी है 500 डेसीमीटर क्यूब, आपको करनी कितनी है कंप्रेस करके 200 डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर इनिशियली कितना है 1 बार, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, P2 कितना आ जाएगा 2.5 बार। 2.5 बार प्रेशर लगाने से आपकी गैस जिसकी वॉल्यूम पहले 500 डेसीमीटर क्यूब थी वो 200 डेसीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगी। ओके, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हम वॉल्यूम को 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू हाउ मच ml एंड हाउ मच लीटर। यू शुड नो अबाउट इट, वी आर डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स इन अवर फर्स्ट चैप्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज Charles law. Okay, Charles law we will discuss in our next lecture.